4 पंक्तियाँ क्योंकि मैंने हाथ से क्यों चुना, मुझे लगता है कि और जो मेरा जीवन है, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं सच में ऐसी हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर ने जो हाथ दिए हैं, अगर ये किसी की मदद के लिए उठ जाएं तो वो हमारे द्वारा किया गया श्रम दान होता है। और ऐसा कहा जाता है कि हंसने से हमारा खून बढ़ता है। तो अगर हम किसी को हंसा पाए और उसका खून बढ़ जाए तो मुझे लगता है कि वो रक्तदान कहलाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। मैंने हाथ से क्यों चुना था, 4 पंक्तियाँ आपको सौंपती हूँ कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात। और सर जो कह रहे हैं अभी वो सुना देती हूँ। अभी बात कर रहे हैं बहुत सारे पतियों की, कोई कह रहा है ये हुआ, किसी का राम नाम सत्य हो गया। अभी सबरस जी जो बोल रहे, सबरस जी बहुत ज़्यादा उछल रहे थे तो मैं समझ गई, ओ हो शनिवार के कपड़े आज पहन कर आ गए हैं तो खैर अच्छा, इनको क्यों निकाला गया स्कूल से, इन्होंने असली बात तो बताई नहीं। क्योंकि इन्होंने कहा कि कभी मैं छुट्टी पे रहता था, कभी बच्चे छुट्टी पे रहते थे। समरस जी आपकी बात मैं बता देती हूँ, इनको कवि सम्मेलन में जाना होता था, छुट्टी चाहिए होती थी। जब ये टीचर थे, ये प्रिंसिपल सर के पास गए, मुझे छुट्टी दे दो जी, मेरे पिताजी मर गए। प्रिंसिपल ने छुट्टी दी। अब ऐसा सुन के कौन, तो छुट्टी मिल गई। अगले 2 हफ्ते बाद फिर कवि सम्मेलन था, फिर जाके यही कह दिया। तो प्रिंसिपल सर ने बिठा लिया, बोले मुझे जहाँ तक याद है कि तू 3 बार छुट्टी ले चुका है पिताजी के मरने की बात कह के। कितने पिताजी हैं? तो समरस जी बोले 5 तो आपके भी हैं। अब प्रिंसिपल सर हैरान, लेकिन सामने कौन थे? बोले सर मैं प्रूफ कर सकता हूँ आपके 5 पिता हैं। बोले कैसे? बोले जी एक तो आपके अपने पिताजी। प्रिंसिपल जी बोले बिल्कुल ठीक। बोले दूसरे बता? बोले जी आपकी पत्नी के पिताजी। बोले वो भी बिल्कुल ठीक। अब तू तीसरा गिनवा। बोले जी 2 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन आता है, राष्ट्रपिता बापू, वो आपके भी बापू। प्रिंसिपल जी चौंक गए, लेकिन अब क्या कहते हैं? बोले ठीक है 3 हो गए, अब तू चौथा गिनवा दे। बोले सर कह दूं? बोले हाँ। सर बोले सर गाय हमारी माता है तो बैल हमारा। अब प्रिंसिपल सर के पास कोई जवाब नहीं था। बोले अब तू 5वां बता दे। बोले आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे? बोले नहीं तू बता दे। बोले सर कभी कभी जब किसी से काम निकलवाना हो तो गधे को भी बाप रहना पड़ता है। तो एक बार ताली बजा दीजिए। और रही बात जो मुझे कहा गया, मैं ग्वालियर की बेटी हूँ और सरदारनी हूँ। वहीं से सर चाह रहे हैं मैं बहुत थोड़ी सी बात करती हूँ, हादसे के लिए कभी लंबी पारी खेलेंगे। ग्वालियर की बेटी हूँ और आप सब अब गहरी बात कह रही हूँ, उसे समझिएगा। हम सरदारों के ख़ानदान से हैं। आप सबके घर में जब लड़की बड़ी हो जाती है तो शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है, और हमारे यहाँ जब लड़की बड़ी हो जाती है तो शादी के लिए सरदार ढूंढा जाता है। अब जिस वक्त मेरी शादी हुई उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और पहले क्या होता था, आज की तरह फ्लैटों में बंद लोग नहीं रहते थे सर। आसपास लोगों को पता रहता था कि फलां के घर कोई रिश्ते वाला आया है, तो एक सरदार जी मुझे देखने आए। अब सरदार जी मुझे देखने आए, पूरे मोहल्ले को पता था आज इनके घर में कोई सरदार आया है देखने। अब सरदार जी सामने वाली टेबल पर बैठे थे, मैं इधर बैठी थी, इधर मेरी मम्मी बैठी थी, इधर मेरे पापा जी बैठे थे। थोड़ी देर बातचीत हुई, चाय पीते रहे, फिर मेरी मम्मी रसोई में चली गई। 19 साल तक मैंने अपने बापू को किचन में जाते नहीं देखा। उस दिन वो भी चले गए। अब रह गए मैं और सरदार जी। सरदार जी पूरा कप चाय पी गए। मैंने कहा वो लोग तो मुझे छोड़ के गए हैं कि कोई बात हो जाए, पर ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मैंने डरते डरते कहा, मैं कहा सरदार जी कुछ तो बोलो। सरदार जी बोले तुसी किन्ने भैन भरा हो भैन जी? अब उन्होंने भैन जी बोला तो मैं क्या सत श्री अकाल, अभी तक तो मेरा एक भाई था, तुसी दूजे भरा हो गए, सत श्री अकाल। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब जब वो चले गए तो मोहल्ले वालों ने पूछा क्या हुआ। अब मम्मी डैडी ने बता दिया कि मुंडे ने तो कुड़ी नूं भैन कह दिता तो वो भरा बन गया।
अब जहाँ मैं निकलूँ मोहल्ले में सब जगह ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ तेरा वीर जी बन गया, उन्हें तेनू भैन कह दिता, पूरे मोहल्ले में चर्चा, पूरे घर में चर्चा। अब क्या हो, अब क्या हो, अगली बार फिर एक सरदार जी देखने आए। अब सरदार जी देखने आए तो हूँ तो मैं भी सरदार नहीं, तो वही किस्सा दोबारा भी दोहराया गया। फिर से सरदार जी चाय की टेबल पर बैठे, मैं इधर बैठी, इधर मम्मी इधर डैडी, वही किस्सा दोबारा दोहराया गया। और मम्मी किचन में गई, पीछे पीछे पापा भी चले गए। लेकिन ये सरदार जी और महान, एक कप चाय का पी गए, कुछ नहीं बोले, दूसरा पी गए, कुछ नहीं बोले, तीसरा भी जब उन्होंने कप उठा लिया तो मैं उठ गई, मैं कहा वीर जी कुछ तो बोल दो। अब वो खड़े हो गए, बोले भैन राखी वाले दिन आ जावांगा, सत श्री अकाल। फिर मोहल्ले में पता लग गया, बोले ओहो हुण तू वीर जी कह दिता। अब सारे मोहल्ले वाले, पहले सब सलाह दिया करते थे सर, सारे मोहल्ले वालों ने मेरे मम्मी डैडी को सलाह देनी शुरू की। बोले तीसरी बार कोई सरदार ना बुलायो। बोले क्यों? बोले इन्हें वीर जी कह देना है, उन्हें भैन जी कह देना है, ए भैन भराई बनते रहेंगे, इन्हों का ब्याह नहीं होना, कि इनकी शादी नहीं होगी, ये बहन भाई बनते रहेंगे। बोले फिर क्या करें? मेरे मम्मी डैडी ने कहा, बोले आपको जो लड़का पसंद आ जाए शादी कर दो, इन दोनों को अकेले नहीं बिठाना। अब बात समझो, अब मेरे मम्मी डैडी ने एक सरदार जी पसंद किए और उनसे मेरी शादी कर दी गई, जो महरौली दिल्ली में रहते हैं। हम लोगों को अकेला नहीं बिठाया गया कि कहीं वो वीर जी, मैं वीर जी और वो बहन जी ना बोल दें। लेकिन एक बात बताओ, शादी करा दी गई, कब तक अकेला नहीं बिठाओगे? और फिर किस्सा शुरू हुआ तब। अब जब कमरे में अकेला बिठा दिया गया, 4 घंटे तक मैं चुप, मुझे समझा के भेजा गया था वीर जी नहीं कहना, उनको भी समझा दिया गया था बहन जी नहीं कहना। जैसे तैसे हम चुपचाप बैठे 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 टाइम काट रहे थे। सुबह 4 बज गए तो मैंने कहा कुछ तो बोलो सरदार जी, मैंने वीर जी नहीं कहा, मैंने कहा कुछ तो बोलो सरदार जी। सरदार जी बोले चल एक गाना सुना दे। मैं बहुत संस्कारी बच्ची थी, मैं बहुत संस्कारी बच्ची थी। मैंने गाना शुरू किया, भैया मेरे राखी के बंधन। वो बोले चुप हो जा मेरी माँ। अब मैंने कहा आप कुछ पूछो। अब देखो सवाल भी बड़े अजीब होते हैं। सरदार एक तरफ तो हमको कह रखा कि है ना बहन जी नहीं कहना, वीर जी नहीं कहना। अब उनको समझ ही नहीं आया, उन्होंने मेरे से पूछ लिया अच्छा चल तू अपना नाम बता दे। मैं ग्वालियर की। मैं कहा क्यों? कार्ड पे तुम्हारी बुआ जी का नाम लिखा था क्या, शादी के कार्ड पे? तो इस तरह से हमारे किस्से चलते रहते हैं। अच्छा शादी के बाद मैं आई दिल्ली, तो नया किस्सा। गई तो मैं पहले शिमला भी थी, लेकिन यहाँ स्टोरी ख़त्म करती हूँ क्योंकि समय कम है और आती हूँ। हम गए शिमला तो मेरे सरदार जी को कुछ ऐसा जोश आया, बोले ड्राइवर के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। मैं कहा फिर? बोले ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, गड्डी मैं चलावांगा। मैं कहा ठीक है जी, आप गड्डी चला लो। अब शिमला में हम गए, ड्राइवर को तो अलग कर दिया, सरदार जी ड्राइविंग सीट पर, मैं साथ वाली सीट पर। अब क्या हुआ, सरदार जी गाड़ी चलाते थे, लेकिन शिमला की जैसे ही पहाड़ियाँ आती थी तो सरदार जी इतनी तेज़ी से गाड़ी काटते थे मोड़ कि ऐसे लगता था खाई में गिर जाएंगे। एक मोड़ आया, ऐसे लगा खाई में गिरेंगे। मैं कुछ नहीं बोली, नई नवेली नहीं बोलती ना, ज़्यादा डरते हैं अपन, मैं नहीं बोली। दूसरा मोड़ आया, लगा फिर खाई में गिर जाएंगे। तीसरे मोड़ पे जब एक पहिया भी उतर गया, लेकिन हम गिरते गिरते बचे, तो मैंने उनकी तरफ देखा। मैं कहा सरदार जी जब मोड़ आता है आप इतनी तेज़ी से गाड़ी काटते हो, आपको डर नहीं लगता? बोले डर तो तब लगे जब मैं आंखें खोल के मोड़ काटूं। बोले मोड़ आता है मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ, कट गया तो सतनाम, नहीं तो वाहेगुरु जी। तो बस उस दिन के बाद से गाड़ी में खुद चलाती हूँ ताकि ऐसा कोई किस्सा ना हो। रही बात, ये लंबे किस्से हैं, कभी बहुत लंबी पारी खेलेंगे। हम लोग जिस पीढ़ी में आते जा रहे हैं, आजकल बच्चों में हमें वो भावनाएं नहीं दिखती, और आप सब उस कविता को स्वयं जी पाएंगे अगर आप उस बात को याद करेंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। आजकल हम फेसबुक पर देख लेते हैं, फेसबुक का ज़माना है, हम पड़ोसी को नहीं जानते,
पर फेसबुक के लोगों को हम जानते हैं। तो वहाँ कहीं से मेरी बात शुरू होती है कि फेसबुक पर आज हम कभी कोई डे सेलिब्रेट करते हैं तो भी फेसबुक पर डाल देते हैं कि आज ये डे है, आज ये डे है। वहाँ से कविता शुरू होती है और कविता का शीर्षक है वो बच्चे। मंच का भी ध्यान चाहूँगी। अच्छा, एक छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगी कविता से पहले। लंबी बात कहती कि अभी बहुत अच्छी एक सैनिकों की कविता सुनाई थी। एक प्रश्न है जो एक सैनिक का है, मैंने उस भाव को कहने की कोशिश की है कि ये सच है, ये सच है कि जब फौजी शहीद हो जाते हैं तो अपने ही नहीं पराए भी आंसू बहाते हैं। ये सच है कि जब फौजी शहीद हो जाएं तो अपने ही नहीं पराए भी आंसू बहाते हैं। पर क्या मरना ही ज़रूरी है? जीते जी भी तो फौजी को क्यों हम सम्मान नहीं दे पाते हैं? जीते जी वो टॉयलेट के आगे संदूक रखकर करता है सफ़र, ट्रेन में हम उसको अपने साथ एक सीट भी नहीं दे पाते हैं। वाह 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 वाह। तो मैं चाहती हूँ कि कहीं आपको वर्दी दिखे तो उसे भी अपने साथ सीट दीजिएगा स्वागत। और उसको सैल्यूट कीजिएगा। और कविता मेरी वो बच्चे कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे, जो मैं बात कर रही थी कि आजकल फेसबुक है और ज़माना है किसका। सभी मातृशक्ति महिला बहनें बैठी हैं मेरी, तो मैं आप सबको समर्पित करती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। मंच पर भी एक महिला शक्ति है कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। वाह वाह। मैं चाहती हूँ कि जितना प्यार आप हास्य को देते हैं कविता को भी दीजिएगा कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए तो बच्चे पापा की पिद्दी पर घोड़ा बन चढ़ जाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। शायद बारबी डॉल की कल्पना भी उस वक्त ख्यालों में थी, शायद बारबी डॉल की कल्पना भी उस वक्त ख्यालों में थी, इसीलिए तो बच्चे कपड़े की कतरन से गुड़िया बनाते थे और जूते के डब्बे में उसका घर सजाते थे। क्या बात। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता था उस वक्त, शायद पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता था उस वक्त, इसीलिए तो बच्चे माँ का परोसा खा जाते थे। वाह वाह वाह। इसीलिए तो बच्चे माँ का परोसा खा जाते थे। और शायद सादा ही था खान पान, आँखों पर नहीं थे चश्मे, शायद सादा ही था खान पान, आँखों पर नहीं थे चश्मे, इसीलिए माँ के आंसू बच्चों को जल्दी नज़र आ जाते थे। आहा, वाह 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 वाह। शायद सादा ही था खान पान, आँखों पर नहीं थे चश्मे, इसीलिए माँ के आंसू बच्चों को जल्दी नज़र आ जाते थे। और रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च। अपना अपना समय याद करेंगे हम कि रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए पैसों का वज़न बच्चे ज़्यादा समझ पाते थे। वाह 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 वाह। इसीलिए पैसों का वज़न बच्चे ज़्यादा समझ पाते थे। कविता समाप्ति पे ला रही हूँ। शायद पढ़े लिखे नहीं थे, शायद पढ़े लिखे नहीं थे, पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप। शायद पढ़े लिखे नहीं थे पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप। वो कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। वो कमरे में पेड़ नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। और कविता की अंतिम पंक्ति दे रही हूँ, कविता मैंने छोटी की समय के कारण, अंतिम पंक्ति दे रही हूँ, इसे समझिएगा और मुझे विदा दीजिएगा कि शायद उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। सर आपको समर्पित करती हूँ ये पंक्ति समर्पित कर रही हूँ, इसे अपने साथ लेकर के जाइएगा। आप सभी बुज़ुर्गों को समर्पित कर रही हूँ कि शायद उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। मंच शायद उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। माँ बाप के पास भले ही कुछ न हो, पर उनके पास
बच्चे होते थे। वाह 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 वाह। उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। माँ बाप के पास भले ही कुछ ना हो, पर उनके पास बच्चे होते थे। पर एक जज और एक दारोगा दोनों खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे। दारोगा ने कहा कि हम तो जिस पे चाहें एफआईआर कर दें, जिसको चाहें अंदर कर दें, सब हमारे हाथ में है। दूसरा जज बोला, जी हम जिसको चाहें फांसी पे लटका दें, जिसको चाहें जो मर्जी सजा दे दें, ये सब हमारे हाथ में है। वहीं एक अध्यापक खड़े थे, वो बोले, जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो दिन भर बच्चों को मुर्गा बनाते हैं, उन्हें कूटते हैं, आगे उनकी मर्जी, वो जज बने या दरोगा। तो एक बार जोरदार तालियां आप उठाएं। मैं आरंभ करता हूं। हमारे बीच के राजस्थानी जी हैं, राजस्थान की धरती से आते हैं, धौलपुर से आते हैं। मुझसे कह रहे थे, रसिक जी आप तो अंतर्राष्ट्रीय कवि, एक बार मुझे भी एक विदेश यात्रा करवा दो। मैंने कहा के भाई, आज सुबह ही यूक्रेन से फ़ोन आया है, कवि सम्मेलन करना है तो चले जाओ। बोले नहीं भाई साहब, अभी तो कई जिम्मेदारियां बाकी हैं, इस बार तो मुरसानी जी को भेज दो, मैं अगले साल चला जाऊंगा। तो बड़े हास्य के कवि हैं, मुझसे कह रहे थे तालियां उठेंगी, अभी जरा खुलेगा माहौल एकदम। मुझसे कह रहे थे कि पत्नी इज्जत नहीं करती। मैंने कहा के भाई एक बात बताओ, उन्होंने पिता को छोड़ा तो ससुर मिले, माँ को छोड़ा सास मिली, बहन को छोड़ा नंद मिली, भाई को छोड़ा देवर मिला, ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला? के जी बोले कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिर फ्री में मिली हुई चीज की इज्जत कहां से होगी? अच्छा, ये नौकरी करते एक बार मैं इनके प्रतिष्ठान पर चला गया, इनके जो बॉस थे इन्हें डांट रहे थे, बहुत बुरी तरीके से डांट रहे थे। तो जब वो डांट डूट के चले गए तो मैंने पूछा के भाई गलती हो जाती है, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से डांट रहे थे, तुम्हें बुरा नहीं लगता? बोले ये तो कुछ भी नहीं है, रसिक जी कभी घर आओ। पहुंच रही है बात धीरे धीरे। तो स्थितियाँ ऐसी होती हैं। मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ के राजस्थानी जी को। देखो कवियों का काम, थोड़ा सा आप खुल जाए, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, थोड़ी बातचीत को थोड़ा सा विराम दे दे। मैं आपको बताऊँ, देखो कवियों का काम होता है लंबी लंबी छोड़ने का। तो वो मुझे लगता है वो बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं कवि, और मुझे लगता है वो विनोद पाल जी जो है बहुत सारी चीज़ें छोड़ गए होंगे। तो कवियों का काम ऐसी होता है। एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी। मैंने कहा भैया तू बहुत लंबी छोड़ते, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला रसिक भाई मुझे तो पता ही नहीं चलता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। अरे मैंने कहा मैं साथ रहता हूँ, जब ज़्यादा हो जाएगा तो मैं खांस दूंगा, कम कर लेना। बोला जी ठीक है। मैं उसे एक प्रोग्राम में ले गया, उसने जाती छोड़नी शुरू की। बोला भाई साहब आज जब मैं आ रहा था रास्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा, मैं तुरंत खांसा। तो बोला जी मैं जब नज़दीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा है। मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैं एक फीता लेके आया, स्केल लेके आया, मैंने उससे नापा तो वो 60 फुट लंबा सांप निकला। मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब किसी के खांसी हो, किसी के दमा हो, अपना इलाज कराओ, अब तो फीते से नप चुका, बिल्कुल नहीं घटेगा। तो 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं के जी, और जितनी तालियां बजे के जी के लिए, कि कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती। कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती, हंसाती हैं जो दूजों को वो आंखें रो नहीं सकती। हंसाना ही खुदाई है, हंसाना ही इबादत है, हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती। हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती। और उसी पूजा को हंसाने का जो काम है वो हमारे के राजस्थानी जी धौलपुर से आते हैं। वो आपको भरपूर हंसाएंगे, गुदगुदाएं। आप इनके लिए जोरदार ताली बजाएं, दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां के राजस्थानी जी। बार बार ललित जी कह रहे थे भावों की रानी मंजू जी, भावों की रानी, भावों की रानी। अब मुझे मालूम पड़ा कि चीज़ों के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। आदरणीय संचालक महोदय कह रहे थे यूक्रेन से फोन आया था कवि सम्मेलन के लिए, तो मैं नहीं गया। सच बात है, जिम्मेदारियां ज़्यादा है, मैं नहीं गया। अरे भाई मुझे तो यहाँ आने में डर लग रहा था कहीं ऐसा नहीं हो उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसते ही हमारी गाड़ी भी पलट जाए। हाँ लग रहा है अब माहौल में आते जा रहे हो। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच और आपकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। आप लोगों के हंसते मुस्कराते चेहरे देखकर आज उतनी ही खुशी मिल रही है जितनी कि लॉकडाउन में
ठेके खुलने पर मिली थी। गलत मत समझना, आप सभी सफल व्यक्ति बैठे हैं, सफलता के लिए बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है साहब, लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। एक बार मैंने तो संचालक महोदय से कहा, ये मेरे गुरु हैं आदरणीय श्री ऋषि गुप्ता जी, संचालक महोदय से कहा कि एक कहावत सुनी है, हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। यही सोचकर मैंने शादी की, किस्मत फिर भी नहीं बदली। ये बोले नहीं बदली, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं बदली। इनका जवाब था तो एक बार लुगाई बदल कर देख ले। तब महिलाएं कहीं कहीं से भी निपटा सकती हैं। एक बार मैंने पत्नी का पर्स टटोला, जैसे ही खोला पर्स टटोला, उसमें बिंदियों के पत्तों का ढेर लगा हुआ था। मैंने कहा ये कबाड़ा कहाँ से इकट्ठा कर रखा है, इसे फेंक दे। पत्नी गुस्से में बोली, खबरदार, जो एक भी शब्द आगे कहा, ये मेरी सुहाग की निशानी है, मतलब मेरा सुहाग है। मैं अच्छा सुहाग है, तभी तो इसे रोज बदल लेती है। साहब इसी बात पर हो गई लड़ाई। उसने मुझे 50 बातें सुनाई, इसी बात पर उसने मुझे 50 बातें सुनाई। मैंने कहा भाग्यवान एक तू और एक वो सावित्री जो यमराज से भी पति के प्राण वापस ले आई। बोली जा जा, पति धर्म की बातें मुझे ज्यादा मत सिखा। अरे प्राण तो मैं भी वापस ला सकती हूं, पहले तू मर कर तो दिखा। बस वैसे ही मस्ती आनंद के साथ सुनिए साहब। एक दिन पत्नी आई मेरे पास गुस्से से, सांस फूल रही। मैंने क्या हुआ कि काम करती हूं तो सांस फूल जाती है। मैं सांस फूल जाती है तो मत किया कर, कि नहीं करती हूं तो सांस फूल जाती है। वाह 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 साहब ये स्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं साहब। मैं तो बता रहा था, एक बार क्या पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति हट गया, अगला बैंकॉक जाकर बैठ गया। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति हट गया, अगला बैंकॉक जाकर बैठ गया। पत्नी ने फोन मिलाया और कहा सीधे सीधे मान जाएगा, या उंगली टेढ़ी करूं या फिर सीधे सीधे मान जाएगा। अरे भारतीय नारी हूं, यमराज के यहाँ से भी वापस ले आई थी और तू बैंकॉक से नहीं आएगा। साहब ये एक बार खुलकर तालियां बजाइए जिससे लगे कि आपकी उपस्थित हो यहाँ पर। मुझे तो पता है, अभी मैं जैसे ही आपके प्रांगण में प्रवेश किया तो 2 मुझे छात्र मिल गए, बड़े सीधे सज्जन, बड़े शिष्टाचार युक्त, डिसिप्लिन युक्त। मैंने कहा भाई आप इतने प्यार से रहते हो, ये तो स्कूल का बहुत अच्छा व्यवस्था है स्कूल की। बोले ऐसी कुछ बात नहीं है, हम प्यार से रहते हैं, पता नहीं एग्जाम में कब कौन को किसके पीछे बैठना पड़ जाए। साहब ये स्थिति हो जाती है। मैंने तो एक छात्र से पूछा, मैं अंग्रेजी जानता है कि हाँ जानता हूं। बोले कितनी? बोले जितनी पापा पीते हैं। एक मुहावरा पूछा एक बच्चे से, मैंने ये बता, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, बताओ कैसे? वो बोला उसके घर में शौचालय नहीं होगा। आजकल साहब बिल्कुल देखो, मैं प्यार मोहब्बत की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ, हास्य व्यंग का कवि हूँ, मस्ती आनंद का कवि हूँ। मस्ती आनंद के साथ जुड़िए साहब। वैसे भी उत्तर प्रदेश है, यहाँ प्यार मोहब्बत तो वर्जित ही है, क्योंकि योगी जी के राज्य में प्यार करने की उम्मीद कब जगी है? योगी जी के राज्य में प्यार करने की उम्मीद कब जगी है? आधार कार्ड रखना पड़ता है, भले पत्नी सगी है। योगी जी के राज्य में प्यार करने की उम्मीद कब जगी है? आधार कार्ड रखना पड़ता है, भले पत्नी सगी है। उन्होंने खुद तो प्यार किया नहीं और हमें करने भी नहीं देते। उन्होंने खुद तो प्यार किया नहीं और हमें करने भी नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे आचार संहिता लगी है। वाह वाह वाह। महिलाएं जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा दादा, मेरे मोहल्ले में एक भाभी, उसके माथे पर इतना बड़ा बिंदा। तो मैंने कहा भाभी जी हमने तो पहली बार देखा है इतना बड़ा बिंदा। तो भाभी जी बोली नहीं क्यों लगाती हो इतना बड़ा बिंदा? भाभी बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी लंबी होती है। तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है।
इतनी सी लगाती है बस। अब भाभी चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली तो भाभी की बिंदी बिंदा से बिंदी हो गई छोटी। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? तेरो भैया बीमार है गए हुए, तेरो भैया बीमार है गए हुए। तो मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली और छोटी बिंदी। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? अस्पताल पहुंच गए तेरो भैया, अस्पताल गए हो। मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली, इतनी छोटी बिंदी गोयल जी जैसे पेन से किसी ने डॉट से या ऐसे लगा दिया निशान डॉट का। तो मैंने कहा भाभी जी क्या हो गया? इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा, पहले से भी 2 गुना। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? दूसरा ब्याह कर लो रे मैंने तो। वास्तव में अभी गणेश चौथ चल रही, गणेश चौथ। मैंने पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे आ जाएं। पत्नी बोली कैसे? मैंने कहा देख सुबह से मुझे जगाएगी, नहलाएगी, कपड़े पहनाएगी, फिर पूजा करेगी, फिर भोग लगाएगी, फिर खाना खिलाएगी, फिर रात को सुलाएगी, मेरे तो मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन गए तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कहा कैसे? कि जगाऊंगी, नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, पूजा करूंगी, फिर भोग लगाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, रात को सुलाऊंगी, और जब आवेगो विसर्जन को दिना नदी में तुम्हें बहाए के नए गणेश जी लेके आऊंगी। वास्तव में देखो मैं आपको तो मैं कई गीत मिमिक्री भी कर लेता हूँ, चुटकुले भी सुनाता हूँ, कविता भी सुनाता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक वो दे रहा हूँ आपको। देखो या इस उम्र में तो जवान लोग हैं, इस उम्र में मेरे टाइप के मैंने सीनियर सिटीजन। लेकिन दादा एक बात बताऊँ, बुढ़ों में जो प्यार होता है वो जवानों में ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता। मेरे मोहल्ले में एक बुढ़ा चला गया 10 साल पहले ऊपर, और बुढ़िया घर में बैठी, बुढ़े का जो है जन्म दिवस आया तो बुढ़िया बच्चे से बोली नाती से, बेटा पिंटू तेरे बाबा को जन्म दिवस है, दीवार पे ते उतार दे बाबा को, तेरे बाबा ते प्यार करूंगी। चिंटू ने बाबा को दीवार से उतारा, बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर ली अपना आंचल लेकर के, और तस्वीर को पहुंचते हुए बोली तू तो चलो गए और अब तो कुका बताओ मैं कैसे रहती हूँ यहाँ पे, कितना प्यार कर दो तुम को, छोड़ गो अकेली, आजा तो को प्यार कर लूँ, तुझे चूम लूँ। और बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर लेकर के चूमना चाहा। गोयल जी उस तस्वीर के पीछे एक ततैया बैठा था। अब बुढ़िया ने जैसे ही बुढ़े की तस्वीर को चूमा, पीछे से ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंक मारा। अब बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर फेंकी और बोली मर गए पर औट पाए नहीं छोड़े तेने अभी तक। वास्तव में ये सीनियर सिटीजन के होते हैं, ये बूढ़ों का प्यार होता है। और एक बात बता दूं, आदमी की उम्र बढ़ती जाती है और आदमी का सम्मान घटता जाता है। बुढ़ा मर गया, बुढ़िया रो रही जोर जोर से बुढ़े की छाती पीट के, अरे रह मर गयो रे, कजू नहीं कह गयो, एक बोल बोल जा जिंदो है जा, कजू नहीं कह गो, मर गयो रे, कोई जिंदा कर दो। और गोयल जी बुढ़े की छाती पर इतनी जोर से हाथ मारे, बुढ़ो न मरे तो मर जाए, जोर से मारे, मर गयो रे, मर गयो रे, और अपनी छाती पर धीरे से मर गयो रे, मर गयो रे, अरे कोई जिंदा कर दो, एक बोल सुना जाए। एक महात्मा आया, है बुढ़िया बुढ़े को जिंदा कर दूं? भूल के मत करियो, बड़ी मुश्किल से मरो। ये तो मेरे लिए 20 साल पहले ही मर चुको, वो तो पड़ोसी अच्छे हैं, सो आंगन में 2 बालक खिल रहे। वास्तव में और हमारे संचालक रह गए, इसलिए मैं आपको एक 4 लाइन और सुनाकर अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। मैं कभी दोबारा पैदा होऊंगा। ललित जी, ये स्कूल है, शिक्षक दिवस है। मुझे याद आता है जब मैं पढ़ता था तो अपनी क्लास में इतना होशियार था
हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गई। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब गोयल साहब मुझे बड़ी शर्म लगी। मैं अपने बाप का और मास्टर से कह रहे आपका। मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेड मास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब तो मास्टर मुझसे बोला तू साइंस जानता है? मैंने कहा जानता हूं। एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई। मैं बोला बता कहां गया? मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता? तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन बेटा मैं बताता हूं। मैंने कहा बताओ। सुन, इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला 1 बच्चे को जन्म देती है, समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला 1 बच्चे को जन्म दे रही है। मैंने कहा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में 1 बच्चे को जन्म देती है? क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे? मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने एक भी पैदा नहीं होने दूंगा, एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है? कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए? मास्टर जी मैं भारत को चीन बना रहा हूं। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दे तो। अच्छा ये बता जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। मास्टर बोला गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता लग जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। बोले कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। प्यार प्रेम से अपन तो दूर रहते हैं, वैसे हमने तो योगी जी को फॉलो किया हुआ है। बस कॉलेज में एक बार गलती हो गई। वो एक लड़की ने कहा मुझसे कॉलेज में कि 4 पंक्तियां मेरे लिए प्रेम की लिख दोगे क्या? तो ललित जी मैंने कहा जी मैं तो हास्य का कवि हूँ। बोली कोशिश करके देखो। मैंने उस दिन पहली बार कोशिश की भाई साहब, बस वो 3 ही पंक्तियां लिख पाया, चौथी में सत्यानाश हो गया। वो पंक्तियां आपको सुनाता हूँ कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, और झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती, अगर काश इतनी तू भारी ना होती। बस फिर मैं प्रेम लिखने लायक रहा ही नहीं वैसा।
ऐसी स्थितियाँ हो जाती है। अच्छा, मुझसे तो मंजू जी ने पूछा कि आप तो इकोनॉमिक्स में एमए हो, ये महंगाई दर क्या होती है? तो मैंने कहा मंजू जी, पहले आपकी आयु 28 वर्ष थी, कमर 24 थी, वजन 45 किलो था। अब आपकी आयु 36 वर्ष है, कमर 38 है, वजन 75 है, आपके पास सब कुछ पहले से ज़्यादा है, फिर भी वैल्यू कम है। इसे ही महंगाई दर कहते हैं। जोरदार तालियां एक बार उठाएं। क्रम को आगे बढ़ाता हूं, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। इस बात का जवाब मैं 4 पंक्तियों में देना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे ऊपर गाया। लो माइक दो इनको। क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर कहा है कि 38 कमर हो गई। मैं कहती हूँ क्यों हुई और सब महिलाओं की क्यों होती है। अच्छा। जो अभी फरवरी में जो आता है ना वैलेंटाइन वीक, बहुत बड़ा प्यार मोहब्बत वाली बातें होती हैं उसमें। अब बेचारी हम लड़कियां तो भोली वाली सीधी सादी फंस जाती हैं। भोली वाली। हाँ। तो मेरे साथ भी यही हुआ। क्या हुआ कि तूने किया प्रपोज तो हम रेडी हो गए। तूने किया प्रपोज तो हम रेडी हो गए और फिर खाई चॉकलेट थोड़ी फैटी हो गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। तूने किया प्रपोज तो हम रेडी हो गए और फिर खाई चॉकलेट थोड़ी फैटी हो गए। होते थे रोज की तरह नाजुक नरम से हम। होते थे रोज की तरह नाजुक नरम से हम। शादी के बाद फूल के हम टैडी हो गए। शादी तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। महंगाई दर सब पुरुषों की देन है। इनके लिए तालियां बजाइए, अब मेरे लिए मत बजाइएगा। देखो जी, हम तो महिलाओं से पंगा नहीं लेते, क्योंकि महिलाएं अमरूद खरीदते टाइम तो पूछते हैं भैया मीठे है ना, और बाद में घर जाके नमक लगा के खाती हैं, इसलिए इनसे पंगा नहीं लेना हमने। तो हम ऐसी ठीक है। तो मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे बीच देश के एक बड़े हास्य कवि, जिन्हें आप टीवी चैनल्स के माध्यम से देखते हैं, आपके घरों तक पहुँचते हैं, वो हमारे इस मंच पर आज उनका विशेष हम सम्मान करते हैं, क्योंकि शिक्षक दिवस है और वो शिक्षक हैं, दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाते हैं। नाम होते हैं भाई पीके आज़ाद। मुझसे पूछ रहे थे कि पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं। मैंने कहा पीके भाई, पत्नी को संस्कृत में तो क्या, किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकती। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। तो पीके आज़ाद भाई बहुत हमारे, और मैंने तो एक सवाल पूछ लिया पीके भाई से। मैं कहा पीके भाई बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन में किन मुख्य लोगों ने भाग लिया, किन्हीं तीन लोगों के नाम बताओ। अब जो नाम पीके भाई ने मुझे बताए भारत छोड़ो आंदोलन के, अगर बात आप तक पहुँचे तो दोनों हाथ उठा दीजिएगा पीके के सम्मान में। पीके बोले जी, पहला विजय माल्या, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा नीरव मोदी। तीसरा मेहुल चोकसी। तो आपको लगता है जवाब ठीक है। मैं 4 पंक्तियों से भाई देश के उस बड़े कवि को, उस बड़े रचनाकार को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये ज्ञान विद्या महाविद्यालय में हम यहाँ सब अपनी उपस्थिति देने के लिए आए हैं। यहाँ की सफलता, और जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं, मैं आप सबको भी ये 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ कि सफलता है बड़ी ज़िद्दी न जल्दी हाथ आएगी। सफलता है बड़ी ज़िद्दी न जल्दी हाथ आएगी। नहीं रास्ता तुम्हें देगी ये पल पल आजमाएगी। नहीं डरना तुम्हें बढ़ना है आगे और बस आगे। रखो जारी सदा कोशिश सफलता सर झुकाएगी। रखो जारी सदा कोशिश सफलता सर झुकाएगी। जोरदार तालियां उस सफल कवि के लिए, उस सफल शिक्षक के लिए और उस सफल पति के लिए, जिन्हें हम पीके आज़ाद के नाम से जानते हैं। वो आए। माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में नमन निवेदित करता हूँ। ये दरवाज़ा भी बंद कर दो, अब बहुत सारे जा चुके। बहुत सारी बातें मंजू जी करके गई प्यार मोहब्बत की। मैं इस युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, इनके चक्कर में मत आना। कुछ नहीं रखा ये प्यार मोहब्बत, ये सब छलावा है, आंखों का भ्रम है और कुछ नहीं है। ये भुक्तभोगी हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। 4 पंक्तियां पहले इन्हीं को सौंपता हूं। मोहब्बत में ये तय कब था, खतों की बात कर रही थी ये। मोहब्बत में ये तय कब था
कि खत नाकाम आएगा, अगर होगी उधर भी आग तो पैगाम आएगा, अगर होगी उधर भी आग तो पैगाम आएगा। मेरी दीवानगी का पूछते हैं सब सबब मुझसे, मेरी दीवानगी का पूछते हैं सब सबब मुझसे, मगर मैं इसलिए चुप हूँ कि तेरा नाम आएगा, मगर मैं इसलिए चुप हूँ कि तेरा नाम आएगा। 4 पंक्तियाँ और देखिएगा, कोशिश करता हूँ पहले आपके होठों पे थोड़ी सी मुस्कान लाऊं। मेरी कविताओं में एक कैरेक्टर है भोलू, और वो भोलू कौन है? सर, भोलू मेरे गांव का एक सीधा साधा युवक है जिसके पिछले दिनों चिट्ठी आई, तो वो भाग के आया कि आज़ाद जी देखना चिट्ठी में क्या लिखा है। मैंने कहा ये अंग्रेजी में है, इसमें ये इंटरव्यू का लेटर आया है तेरा। बोला मैंने तो फार्म ही नहीं भरा। फिर भी अगला आया, दिल्ली के 5 सितारा होटल में इंटरव्यू देने गया, 250 कैंडिडेट थे, सारे टाई वाई लगा के फिट। अगला कुर्ता पजामा पहन के आ गया गांव से, अंदर गया, इंटरव्यू वालों ने उसे देखा, बोला तुम भी इंटरव्यू देने आए हो? बोले नहीं। बोले फिर क्या करने आए हो? बोला मैं तुम्हें ये कहने आया था कि मेरे भरोसे मत रहना। लेकिन साहब वो भोलू दिल्ली आया तो उसे दिल्ली की हवा लग गई, और कैसी हवा लगी, एक 4 पंक्तियां देखिएगा। ललित जी आपको समर्पित करता हूं। एक व्हाट्सएप वाली, एक टेलीग्राम वाली, तीसरी को इंस्टा पे सेट करने लगा। एक व्हाट्सएप वाली, एक टेलीग्राम वाली, तीसरी को इंस्टा पे सेट करने लगा, तीसरी को इंस्टा पे सेट करने लगा। फेसबुक पर प्रोफाइल पिक देख कर रात भर मैसेंजर पे चैट करने लगा। और दूर तक अंग्रेजी से न रहा जिसका नाता, दूर तक अंग्रेजी से न रहा जिसका नाता, वो भी हाउ डू डू दिस दैट करने लगा। वाह 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 वाह। वो भी हाउ डू डू दिस दैट करने लगा। और पढ़ लिख कर हम नौकरी ही खोज रहे, भोलू गोपियों के संग डेट करने लगा। वाह 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 वाह। लेकिन मैं फिर युवा पीढ़ी को कह रहा हूँ, ये प्यार मोहब्बत छलावा है, ये सब आंखों का भ्रम है, इसमें कुछ नहीं मिलता, आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है, हमेशा नुकसान में रहता है। तब 4 पंक्तियां कहता हूँ। जी। मादक अदाओं से लुभाने वाली गोरी गोरी बस के स्टैंड नैन का इशारा कर गई। भोलू राम ने कलेजा थाम एक पल, सोचा आज मिला प्यार मेरी जिंदगी संवर गई। तो ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई। और 6000 पर्स में थे गले में सोने की चैन, आज तक पता नहीं लेकर किधर गए। वाह वाह वाह। तो भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, नैन न मिलाए कभी लड़की सवाली से। और चाट से पकौड़ी से ना भूख शांत हो पाएगी, पेट भरता है बस घर बनी थाली से, पेट भरता है बस घर बनी थाली से। तो झगड़ा ना झांसा कभी बने ना तमाशा कभी, अमीरी में रहे चाहे जिए कंगाली से। और कोई भी इशारा एक बार या 2 बार करे, प्यार करना है अपनी ही घर वाली से। वाह 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 वाह। लेकिन वहाँ एक समस्या है साहब, पिछले दिनों कोरोना में सब घर में बंद हो गए, हमने भी बाहर जाना छोड़ दिया। अब 24 घंटे वही चेहरे दिखे। टीवी खोलें तो न्यूज चैनल ड्रामे, अरे ना खोलें तो वो ड्रामे। तब 4 पंक्तियां हुई, सौंपता हूं आपको आपकी मस्ती के लिए। विवाहित जिंदगी का ये विवशता अंग होती है,
कभी मैं तंग उससे और कभी वो तंग होती है, कभी मैं तंग उससे और कभी वो तंग होती है। अजब से मोड़ पर लेकर ये आई जिंदगी अपनी, चलूं बाहर करोना है, रहूं घर जंग होती है, चलूं बाहर करोना है। देश में बहुत कम हास्य की कवित्रियाँ हैं, उनमें हमारी बलजीत कौर तन्हा जी जो है उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और हास्य इनके अंदर इतना भरा हुआ है कि बाजार में चलते हुए इनको एक लड़का मिला, बोला बलजीत जी पहचाना, मैं आपके साथ पढ़ता था। बलजीत जी बोली पहचाना, लेकिन पढ़ती तो मैं थी, तू तो मुर्गा बनता था। बड़े हाजिर जवाब हैं, बहुत हाजिर जवाब हैं। और एक बार एक लड़का, भाई साहब मिश्र जी, एक लड़का तो हाथ धो के इनके पीछे पड़ गया, वो तो उन्होंने मुंह धो के दिखाया जब जाके पीछा छूटा। तो कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती है, और स्थितियाँ ऐसी हो गई भाई साहब कि जिसे तुम जान से ज़्यादा, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए ज़्यादा। ऊपर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। चार पंक्तियाँ सुनिएगा और तालियाँ बजाइएगा कि जिसे तुम जान से ज़्यादा करते थे प्यार, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से लाखों की शॉपिंग करके हो गई फरार। अरे धोखा खाने वालों संभलो, अपने प्यार को न यूं पहली नजर में पास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो बहुत शानदार आपको अभी हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, और जिसके लिए इनको जाना जाता है हास्य के लिए। और एक और ख़ास बात जो है, जिस चीज़ के लिए मफतलाल जी ने हमें यहाँ बुलाया है, कि भारत में डुएट करने वाला एकमात्र कपल जो है वो बलजीत कौर तन्हा और मैं हैं। हम दोनों ही केवल डुएट करते हैं। तो मफतलाल जी का निवेदन है कि आप उस एक्ट को ज़रूर करें यहाँ। तो मैं वहीं से आमंत्रित करना चाहता हूँ, बलजीत जी आएँ और हम आपके सामने एक ऐसी विधा, मिश्र जी आप तो बहुत कविताओं के रसिक हैं, तो आपने ऐसा भी पहली बार देखेंगे इस डुएट्स को। और हमारे YouTube पर तो आपने देखा है कि हमारे करीब 30 से 40 लाख लोग इसको देख चुके हैं, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस आपके सामने हम पहली बार करेंगे। हे भगवान कैसी पत्नी मिली है, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, और कल जो तूने बटन लगाया था आज फिर टूट गया। मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो जो ये बहाना बना कर लाए हो? सच सच बतला दो, किससे जोरा जोरी करके आए हो? अरे बल्लो, जिंदगी की इस भागम भाग में पसीने छूट जाते हैं, पैसे बचाने के लिए करते हैं मेट्रो में सफ़र और धक्का मुक्की में बटन टूट जाते हैं। हम सब जानती हैं ये मर्द हमें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। जहाँ भी मेट्रो में लड़की देखी ये सट के खड़े हो जाते हैं। अरे बल्लो, तू तो बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है। जितना बोल रहा हूँ प्यार से, लगता है अब तो काम लेना ही पड़ेगा तलवार से। अच्छा, इतनी ही तलवार उठाकर अपनी अगर मर्दानगी दिखाते हो तो तलवार छोड़ो, सुई धागा उठाकर बटन क्यों नहीं लगाते हो? वाह भरत जी, इससे तो अच्छा था मैं किसी दर्जी की बेटी को ब्याह लाता, और ऐसी पत्नी की क्या आरती उतारूं जिसे बटन लगाना भी नहीं आता। ललित जी, ऐसे ही पतियों को हम औरतों का आगे बढ़ना नहीं भाता है। हम जा पहुंची चांद पर और ये कहते हैं हमें बटन लगाना नहीं आता है। वाह। अरे चांद की बात मत कर बल्लो, मेरा दिल खिल खिल जाता है, और मेरा चांद तो तब निकलता है जब छत पर पड़ोसन का चेहरा नजर आता है। ये रंगीला रसिया भी, सर ये रंगीला रसिया भी बस अपने पर ही इतराता है, इतना भी नहीं जानता हमारा नया पड़ोसी भी जो मुझे ही देखने छत पर आता है। हाँ, उस दिन पड़ोसी से कह रही थी लाइए आपका बटन लगा दूं, दिल तो क्या उसे धक्के मार के मोहल्ले से भगा दूं। अच्छा, चिढ़ गए, उसका बटन लगा दिया इसलिए इनके दिल में चिढ़ मचा दी, और ये भूल गए उसके परफ्यूम की तारीफ करके आपके लिए मुफ्त में मंगवा दी। अरे बल्लो, वो बड़ा मक्कार है, भाभी जी कह के हाथ जोड़ता है, और तू इतना भी नहीं समझती वो जानबूझ के बटन तोड़ता है। सही पकड़े हैं, जब भाभी कहा है तो फिर मैं तो भाभी का फर्ज निभाऊंगी। अब वो बटन खुद तोड़े या बटन टूट जाए, मैं तो भाभी हूँ, हरदम बटन लगाऊंगी।
भाड़ में जाओ तुम दोनों। पर ये बता, कल मैं ऑफिस में क्या पहन कर जाऊंगा और मर्द होकर अपना बटन क्या खुद लगाऊंगा? देखिए सर, वो क्या मर्द नहीं जो लेडीज टेलर बन जाते हैं, और इनसे तो अपना बटन खुद नहीं लगता, वो तो ब्लाउज में हुक तक लगाते हैं। क्या बात। अरे बल्लो, तू मुझे एक बटन के लिए तरसाती है। एरोप्लेन में तो बटन दबाते ही एयर होस्टेस दौड़ी आती है। हाय रब्बा, अब तो ये रंगीला रसिया कोई ऐसा बटन दबाए जिसे दबाते ही एयर होस्टेस नहीं, 440 वोल्ट का इसे करंट लग जाए। गुप्ता जी, अब तो दुआएं ही बचा सकती हैं मुझे मेरी माँ की, और खुद क्या कम झटके देती है जो करंट का झटका रह गया बाकी। असली झटका तो ये बल्लो अब दिखाएगी। जाओ, तुम्हारा ये बटन नहीं लगाती, तुम्हारी माँ ही लगाएगी। हे भगवान, भला हो फैशन वालों का जो पैंट में बटन नहीं चेन है, वरना हम पुरुष अपनी किस्मत पर रोते, रोज बटन टूटता, रोज बेइज्जती करवा रहे होते। भाड़ में गई चेन, मैं तो अर्धांगिनी हूँ तो आधा ही फर्ज निभाऊंगी। कल बटन मैंने लगाया था, आज तुमसे लगवाऊंगी। सब कहते हैं कि औरत पुरुष की छाया है, पर भरत जी सच सच बताओ, क्या आपकी पत्नी ने कभी आपसे बटन लगवाया है? भरत जी यहाँ शिक्षक दिवस पर चीफ गेस्ट हैं, वो यहाँ सबके बीच थोड़े ही बतलाएंगे। और हकीकत तो ये है, बटन लगाना तो दूर की बात, घर जाकर देख लेना, रात को पाँव भी दबाएंगे। वाह। सबके घर का यही हाल है बल्लो। मुझे देख, कितना बड़ा कवि हूँ, कितने बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ, लेकिन बटन लगाने के नाम पर घर में चूहा बन के दुबक जाता हूँ। तुम्हारे जैसे 100 चूहों को तो मैं बिल्ली बन के भगा देती हूँ, पर आज शिक्षक दिवस है और मुझे कह रहे हो तो मान जाती हूँ। लाओ दो, तुम्हारा बटन मैं ही लगा देती हूँ। बटन तो लगा दे बल्लो, लेकिन जरा ध्यान से। पिछली बार सुई घुसा दी थी, छुट्टी लेनी पड़ी थी दुकान से। जब पति तुम जैसे हों तो त्रिया चरित्र की शक्ति ही दिखानी होती है, और शॉपिंग के लिए अगर ये पति छुट्टी ना ले तो फिर सुई ही चुभानी होती है। देख लो मफतलाल जी, ये बल्लो मेरी सारी तनख्वाह तो शॉपिंग में उड़ाती है, और एक बटन लगाने में इतने नखरे दिखाती है। मफतलाल जी, आप गवाह हो, सच बताना, जो इंसान पैसे बचाने के लिए हफ्ते में एक बार साबुन से नहाएगा, वो इंसान अपनी बीवी को क्या खाक शॉपिंग करवाएगा? अरे बल्लो, तेरी शॉपिंग के लिए तो पैसे बचाता हूँ, इसीलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। सही कहा इन्होंने, बहुत पसंद इनको अपनी माया है। ये जो कमीज़ पहन रखी है ना, इसे 10 बार रफू करवा चुकी हूँ, और इसमें 70 बार मैंने बटन लगाया है। अरे बल्लो, तू एक बटन लगाने में इतना ऐठी है, उधर देख, वो मंजू साक्या मेरा बटन लगाने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, तो यहाँ कार्यक्रम में भी आकर हो रही हैं आंखें चार, और किसी दूसरी पर आ रहा है इनको प्यार। ये किस्सा आज ही ख़त्म करवाऊंगी, और आप मुझे अलीगढ़ की मार्केट बता देना, अभी इन्हें जाते हुए कमीज दिलवाने के लिए वहीं ले जाऊंगी। देखा गुप्ता जी, मेरा तीर निशाने पर लग गया, मुझे नई शर्ट मिलेगी, मेरा सोया नसीब जग गया। ये रंगीला रसिया इतना भी नहीं जानता कि जाते हुए अलीगढ़ की मार्केट में ज़रूर जाऊंगी, इनको ही एक नई कमीज़ दिलवाऊंगी, क्रेडिट कार्ड इन्हीं का खर्च होगा, कमीज़ इनकी एक आएगी, रास्ते से साड़ियाँ अपनी 10 ले जाऊंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा है आपको एक्ट? ये आपकी तालियां बता रही हैं कि बहुत अच्छा लगा है आपको, बहुत मन से आपने सुना है।